चलिए, तो पिछला पार्ट 2 में हम लोग देख चुके थे कितना, हम लोग प्रश्न देख चुके थे 36 तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये रहेगा पार्ट आपका, ये रहेगा पार्ट 3। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग 37 प्रश्न से। तो देखो 37 में क्या बोल रहा है। 37 प्रश्न बोल रहा है सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच का नॉब का उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग क्या है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। स्वीप स्पीड चयन करें, इनपुट वोल्टेज रेंज को चयन करें कि इनपुट सिग्नल को वोल्टेज को चयन करें कि भीम की तीव्रता को मापें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक। सिलेक्ट द स्वीप स्पीड को चयन करें। ये क्या बताता है आपका, तो ये आपका बताता है कि सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग करें। तो ये इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, स्पीड का चयन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट 38 देख लेते हैं। 38 में आप देखेंगे तो इसमें देखो क्या बोला है कि वाई द स्नैपर सर्किट इज यूज इन द टाइक मोटर कंट्रोल सर्किट। बोला है कि टाइक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नैपर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट आंसर पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा टू अवॉइड द फॉल्स ट्रिगरिंग। तो ये क्या करता है, इसलिए इसको लगाया जाता है स्नैपर सर्किट को, कि ये क्या करता है कि गलत ट्रिगरिंग से बचने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल 39। 39 में आप देख रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगा यदि इनपुट वोल्टेज 24 होगा। अगर आप क्या कर रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव कैसे बनाते हैं, एक आप यहाँ पे डायोड ले लेते हैं इस तरह से, एक ही डायोड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मर हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरह से लगाया जाता है ट्रांसफॉर्मर। और यहाँ एसी देते हैं, आपको क्या करता है, और यहाँ पे ऐसे लाते हैं हम लोग और यहाँ पे लोड लगा देते हैं और यहाँ आपको डीसी मिलता है। ये मतलब पल्सेटिंग मिलता है इस तरह का, एक बार मिलेगा फिर गया इस तरह का। आपका मतलब हाफ वेव को ही ये क्या करता है, रेक्टिफाई कर पाता है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगर 24 वोल्ट दिया जाए तो यहाँ क्या मिलेगा। ये सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा गया है, समझ गए। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि वी डी सी जो मिलता है ना बाबू, ये क्या होता है, वी एम बटा पाई होता है। क्या होता है, वी एम बाई पाई। तो आपका देखो ये क्या दिया है, दिया गया मतलब आर एम एस वैल्यू दिया है, वी आर एम एस। मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ आपको, ये क्या दिया गया है। अब हम लोग इसकी बात कर लें, हम लोग ये सर्किट वगैरह की। अब हम लोग इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो देखो एक्चुअली में ये दिया क्या है, तो ये दिया है वी आर एम एस वैल्यू, जो हम लोग को घरों में आता है। तो 24 वोल्ट यहाँ पे दिया गया है। हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पे वी डी सी जो आपको आउटपुट में मिलता है, तो वी डी सी बराबर क्या होता है, वी एम बाई पाई। तो वी एम कैसे निकलेगा, तो वी एम का एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, √2 इंटू वी आर एम एस। आर एम एस वैल्यू दिया हुआ है 24, √2 का वैल्यू मालूम है और पाई, तो इस फार्मूले पे इसको पुट कर दें। तो यहाँ कितना हो गया, √2 इंटू 24 और बाई पाई। जब इसका सोल्यूशन आप करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 10.8 वोल्ट। इसका सोल्यूशन आप लोग कर लेना। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ऐड हो जाएंगे और वहां से वीडियो को आप इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे। ओके, चलो 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 40 क्या कह रहा है, 40 आप देखेंगे तो 40 बोल रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। बोल रहा है कि वाई मस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइस आर मेड ऑफ द सिलिकॉन कंपेयर टू द जर्मेनियम। बोल रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में हमेशा हम लोग सिलिकॉन का क्यों प्रेफर करते हैं। तो इसमें क्या होता है बाबू कि हाई बैरियर वोल्टेज होता है। क्या होता है, हाई बैरियर वोल्टेज, उच्च बाधा वोल्टेज होता है। अब देखेंगे तो सिलिकॉन का कितना होता है, सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम की बात करेंगे अगर, तो जर्मेनियम का कितना होता है, तो जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट। याद रखेंगे, ये भी कभी कभी ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ओके, चलो 41 पे चलते हैं। 41 प्रश्न क्या बोल रहा है, तो 41 देखेंगे तो 41 में बोल रहा है, 41 में बोल रहा है यदि
ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरह से रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। समझ गए, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। जैसे आपको बताया गया था, देखो सेंटर टैप होता है ट्रांसफार्मर एक इस तरह का, जिसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 3। और इधर से आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह का होता है, इधर से आप देंगे तो यहाँ पे 2 डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलते हैं फुल वेव, क्या बोला जाता है, इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा ओपन है, तो वोल्टेज क्या बताएगा बाबू, जब ओपन कंडीशन होगा तो शून्य वोल्टेज बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, शून्य। एक कैसा रेक्टिफायर है, फुल वेव सेंटर टैप है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, चलो नेक्स्ट 42 देख लेते हैं। 42 क्या बोल रहे हैं, इसको आपको मालूम होनी चाहिए कि ये क्या है। अगर बीच में खुला है तो क्या हो जाएगा, ये 0 वोल्ट हो जाएगा। 42 प्रश्न देखेंगे, 42 में क्या बोल रहा है कि कौन सा दोलन उच्च सटीक स्थिर आकृति प्रदान करता है। कौन सा दोलन, तो पहला दिया हॉट ऑसिलेटर, कोल पीटर्स ऑसिलेटर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल और ऑसिलेटर की आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हॉटले ऑसिलेटर जो होता है वो क्या करता है कि कौन सा दोलन उस सटीक स्थिर आकृति को प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा हॉटले ऑसिलेटर। ओके, 43 में देखेंगे तो 43 क्या बोल रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द बेस मटेरियल इन द ट्रांजिस्टर। तो इसका क्या है, ये पूछ रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या था। आधार आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का, इसमें 3 टर्म होता है, एक होता है इमीटर, कलेक्टर और बीच में क्या होता है, बेस। इसी को बोला जाता है आधार, इसी को क्या बोला जाता है, आधार। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये छोटा होता है। देखेंगे सबसे बड़ा जो एरिया होता है ना, ये होता है कलेक्टर का, उससे छोटा होता है इमीटर का, सबसे छोटा होता है बेस का। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि लाइटली डोपेड एंड वेरी थिन, बोला हल्के से डॉप किया जाता है और ये बहुत पतला होता है। मतलब इसका जो एरिया होगा ना, इस तरह से आप देखेंगे तो सबसे बड़ा किसका होगा, सबसे बड़ा होगा कलेक्टर का, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद देखेंगे तो ये एरिया जो हम दिखा रहे हैं, ये एरिया किसका होगा, इमीटर का। सबसे कम होगा किसका, बेस का, जिसको बी से डिनोट किया जाता है। ओके, 44 में आप देखेंगे, 44 क्या बोल रहा है प्रश्न कि एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। व्हाट इज द टाइप ऑफ द एम्पलीफायर। देखो इस तरह का एम्पलीफायर एक सर्किट दिया गया है, ये पूछ रहा है कि किस तरह का एम्पलीफायर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक यहाँ पे क्या है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, बाकी यहाँ रजिस्टर, यहाँ रजिस्टर, यहाँ भी रजिस्टर, यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर लगाया गया है और यहाँ पे इनपुट दिया गया है। और ये आपका देखो यहाँ पे देखेंगे तो कलेक्टर है, ये मीटर हो गया और ये हो गया बेस। ये कौन सा, ये कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसको तो ये आपको मिलेगा कॉमन इमीटर, क्योंकि देखो इमीटर को कॉमन लिया गया है। ये इमीटर था बाबू, इमीटर देखो इनपुट में भी दिया गया, आउटपुट में भी दिया गया। तो हम इस तरह के कनेक्शन जब किया रहता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन इमीटर। अगर यहाँ पे बेस को करेंगे तो बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, क्योंकि इमीटर को कॉमन लिया गया है, इसलिए इसको क्या बोले हैं, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। यहाँ पे 45 में देखेंगे प्रश्न में क्या पूछा है आपसे। 45 में पूछा है कि कौन सा प्रतिरोध एक समान एमीटर एम्पलीफिकेशन में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। वोल्टेज लाभ को क्या करता है, निर्धारित करता है। समझ गए, तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, क्या ऑप्शन भी दिया, R1, R2, RL और RE। तो यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज लाभ को, देखो RL यहाँ पे लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, देखो लोड में लगा हुआ है, एक कलेक्टर है, इमीटर है और एक क्या बेस है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, RL हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलेंगे 46 पे। 46 प्रश्न आप देखेंगे, देखो ये क्या बोल रहा है कि बीच मल्टी वाइब्रेटर प्रोसीड्यू या द रिपीटिव पल्स वेव फ्रॉम द आउटपुट। बोल रहा है कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट में दोहरादार पल्स वेव पैदा करता है। तो पहला क्या, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, दूसरा है बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर है और आपका चौथा ऑप्शन ऊपर है। चौथा ऑप्शन देखेंगे तो क्या है, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा आपका ये क्या है, कैसा वाइब्रेटर है बाबू, तो ये आपका क्या है,
अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। दोहरा पर पल्स उत्पन्न करता है तो क्या स्टेबल नहीं है, क्या है अस्टेबल है। ओके 47 देखेंगे प्रश्न। 47 में क्या बोल रहा है? 47 बोल रहा है कि दोलन में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। बोल रहा वाई द फीडबैक नेटवर्क इज यूज इन द ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में हम लोग क्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे चलेंगे। तो ऑप्शन इसका क्या होता है, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। टू फेज शिफ्ट सिग्नल बाई 180, सिग्नल को 180 डिग्री फेज शिफ्ट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ओके यहाँ पे देखो दिखाया गया था डायग्राम में भी कि किस तरह से हो रहा है। ओके चलो नेक्स्ट 48 आप देखेंगे। 48 में क्या बोल रहा है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो इसका मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो सब लोग इसको जानते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या करता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है एक तरह का। ओके ये क्या करता है, वोल्टेज को नियंत्रित करने का ये कार्य करता है। ओके 49 49 प्रश्न देखेंगे। 49 में क्या बोला है कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है। अब यूनि जंक्शन का पूछ रहा है, तो यूनि जंक्शन का क्या कार्य है? तो यूनि जंक्शन का एक ही कार्य होता है बाबू, रिलैक्सेशन। ऑसिलेटर में इसका हम लोग यूज करते हैं। कोई भी पूछेगा यूजेटी कहाँ यूज करते हैं, तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में यूज करते हैं। चलिए 50 पे चलते हैं। 50 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है। 50 में क्या बोल रहा है कि हाउ द गेट टर्मिनल ऑफ द एन चैनल जेफेट बेसिस। बोल रहा है एन चैनल जेफेट गेट टर्मिनल कैसे अभिनय अभिनंत है, कैसे है ये पूछा है। देखो ऑप्शन दिया है गेट पहचान या एक और लिखा है गेट्स पहचान, फिर लिखा है क्या कि गेट आर द फॉरवर्ड की गेट रिवर्स। तीसरा ऑप्शन दिया है कि गेट आर फॉरवर्ड बायस विद द ड्रेन कि गेट आर रिवर्स बायस इन द सोर्स। तो आप देखेंगे इसमें जो जेफेट होता है बाबू, जेफेट का कुछ इस तरह का सिंबल होता है। देखो आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का इसका सिंबल होता है, और यहाँ से एक सिंबल ऐसे आती है और ये ऐसे गोल घेरा में होता है। एक क्या होता है, एक होता है ड्रेन, ऊपर वाला जो होता है ड्रेन होता है। नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला सोर्स होता है। और एक होता है क्या गेट। तो इसमें कितने टर्मिनल, 3 टर्मिनल। समझ गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, गेट आर रिवर्स बायस विथ द सोर्स। क्या होगा, सोर्स से ये गेट क्या रहेगा रिवर्स, तो रिवर्स इसको करने के लिए मान लो इसको पॉजिटिव देना था, इसको आपको निगेटिव दे देना है, और गेट को पॉजिटिव दे देना। इस तरह से क्या होगा, गेट आपका रिवर्स हो जाएगा। ओके 51 51 प्रश्न पे चलते हैं। 51 क्या बोल रहे हैं कि ट्रांजिस्टर V1 से V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न टाइम क्या हो। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था कि यहाँ पे V1 से V2 में जब आप परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या होगा। ओके इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये कि टी ऑन टी डी प्लस टी आर, जितना भी टाइम लग रहा है टोटल टाइम क्या टी डी प्लस क्या होगा बाबू, टी डी प्लस का टी आर। समझ गए, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। टी ऑन टाइम क्या होगा, टी जब ऑन हो रहा है। 52 देखेंगे तो 52 में देखो क्या बोल रहा है। 52 में बोल रहा है कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। इंडक्टर का, प्रतिरोध का, कैपेसिटर का, या ट्रांजिस्टर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किस लिए, बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण करते हैं हम लोग, तो हम लोग ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं। पूछेगा ट्रांजिस्टर में कितने टर्म होते हैं, तो 3 होते हैं। ओके कौन कौन होते हैं, बेस, इमीटर और कलेक्टर। चलो 52 देखते हैं। 52 था ना, 53 प्रश्न पे चलते हैं। 53 क्या बोल रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जन उत्सर्जक क्षेत्र में क्या बड़ा क्यों बनाया जाता है। बोल रहा है कि वाई द कलेक्टर रीजन इज फिजिकली मेड
लार्जर देन द इमीटर रीजन इज ट्रांजिस्टर। अभी मैं बता रहा था कि जब हम लोग ट्रांजिस्टर का बनाते हैं तो हम लोग जो एरिया रखते हैं बाबू, कलेक्टर का मान लो कि इतना, ये क्या हो गया, ये टर्मिनल हो गया कलेक्टर का, और बीच में क्या होता है, बीच में होता है बेस, और इधर क्या होता है इमीटर। तो कलेक्टर का एरिया सबसे बड़ा रखा जाता है और सबसे छोटा बेस का होता है। उसके पहला होता है सबसे लार्ज किसका होगा, कलेक्टर का, फिर उसके बाद इमीटर का, सबसे छोटा किसका होगा, बेस का। तो बोल रहा है कि ये बेस का हम लोग बड़ा क्यों रखते हैं, ये पूछा है कि क्या रीजन है कि हम लोग इसको बड़ा रखते हैं। समझ गए। इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इट हैज़ टू डिसिपेट द मोर हीट। बोल रहा है इसे अधिक गर्मी का प्रकार प्रसार करना पड़ता है, क्योंकि देखो इधर ही आउटपुट मिलता है हमको, तो आउटपुट ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा हीट करेगा। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि ज़्यादा हम लोग एरिया रखते हैं, ताकि ये हीट को क्या, ये बांट सके और ये ज़्यादा हीट ना हो। ओके। 54, 54 प्रश्न आप देखेंगे तो 54 में बोल रहा है कि एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है। यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभियंत, बोल रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर इफ द इमीटर टू बेस एंड कलेक्टर टू बेस आर द फॉरवर्ड। क्या हो, सब फॉरवर्ड कंडीशन में हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो जब फॉरवर्ड कंडीशन में हो जाएगा तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक्ट एज अ क्लोज स्विच। एक बंद स्विच के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। कब, जब आपका क्या हो जाएगा, इमीटर, देखो यहाँ पे लिखा है बाबू कि इमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस आर फॉरवर्ड, दोनों फॉरवर्ड। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इसमें तीन टर्म होगा, समझ गए, एक कलेक्टर इमीटर और बेस। तो सब क्या फॉरवर्ड, देखो सबसे पहले क्या बोला, इमीटर, इमीटर और बेस को क्या करना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको रखना है, इसको भी क्या करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखना है। तो ऐसे जब कनेक्शन आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक बंद स्विच के रूप में एक काम करेगा। चलो 55 देख लेते हैं। 55 प्रश्न क्या बोल रहा है कि क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। तो क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है, इसका मुख्य लाभ क्या है कि मिनिमम डिस्टॉर्शन होगा, इसमें न्यूनतम विकृति होता है, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ओके। चलो 56, 56 प्रश्न देखो। 56 बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल उत्पन्न करता है। समझ गए। तो कौन सा करता है बाबू, ये पूछा है। तो देखो ऑप्शन आपको नीचे दिखेगा, तो नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा, तो इसमें देखो डिटेक्टर दे, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और मॉड्यूलेटर। तो पहले ही आ चुका है कि जो ऑसिलेटर होता है बाबू क्या करता है, बिना इनपुट के क्या आपको सिग्नल देता है। तो क्या होता है, दोलक। दोलक एक ऐसा है जो बिना होता है, ये एक तरह का देखा जाए तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है बाबू, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है एक तरह का। समझ गए, जो लो फ्रिक्वेंसी टू हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ओके। 57, चलो 57 देख लेते हैं। 57 बोल रहा है कि दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। समझ गए। बोल रहा है कि दिस द सर्किट इसेंशियल टू मेंटेन द ऑसिलेशन और वेव्स इन द ऑसिलेटर सर्किट। तो ऑसिलेटर सर्किट में वेव को मेंटेन करने के लिए कौन सा होता है बाबू। तो इसमें देखो बहुत सारा दिया है, निगेटिव फीडबैक दी गया, मल्टी वोल्टेज दिया है, रेक्टिफायर विद द फिल्टर। इसका आपका राइट आंसर होगा पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पे लगाया जाता है। समझ गए। चलो 58, 58, 58 आपका क्या बोल रहा है कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। अब यूनी जंक्शन का फिर से पूछ लिया कि यूनी जंक्शन का मुख्य प्रयोग क्या है। समझ गए। यूनी जंक्शन का मुख्य प्रयोग क्या है, तो अभी बताया था मैं, ये देखो वो दिया नहीं ऑप्शन, तो इसका एक और इस्तेमाल करते हैं हम लोग ट्रिगरिंग सर्किट में। समझ गए। इसका मेन उपयोग कहाँ होता है, यूनिट जंक्शन का ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग मान लीजिए, ट्रिगरिंग मतलब क्या, कि कोई पल्स को देना, जैसे मान लीजिए कि ऐसा पल्स अभी दिए, फिर बंद किए, फिर दिए। समझ गए, इस तरह का पल्स को देने का एक काम करता है। चलो 49, और आप लोग इसको अधिक से अधिक पढ़ो, और इसका ये जो पीडीएफ का मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उस पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो 49, 59 सॉरी 59 आप देखेंगे। 59 में क्या बोल रहा है, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिक और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है। देखो बोल रहा है कि
which device has very high input impedance of low noise output, good linearity and low inter इलेक्ट्रोड कैपेसिटी। तो किस में होता है? ये होता है इसमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ये होता है। ओके, इसमें ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है। चलो 60 प्रश्न देखो। 60 नंबर क्या बोल रहा है कि जेफेट की तुलना में मॉसफेट में धारा नियंत्रण नियंत्रण में क्या अंतर होता है? तो इसमें क्या होता है? इंसुलेटिंग लेयर इन द इनसाइड ऑफ द जंक्शन। जंक्शन के पास क्या होता है? एक इंसुलेटिंग लेयर होता है। ओके, चलो 61 प्रश्न देखेंगे। 61 में बोला एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या? देखो एक सर्किट दे दिया गया है आपको और इसका प्रकार पूछा है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखो एक कलेक्टर है, एक बेस है और ये आपका इमीटर। ओके, तो बोला है कि ये कैसा एम्पलीफायर है। ओके, ये कैसा एम्पलीफायर है। तो आप यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो देखो इधर क्या है? ये कलेक्टर था, देखो कलेक्टर से भी इसको कर दिया गया है और इधर से तो है ही। ओके, इधर से तो है ही। ये कलेक्टर है और ये क्या है? इमीटर है आपका। ओके, तो देखो कलेक्टर को कॉमन इस बार लिया गया है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखो ये नीचे की ओर आ रहा है ना, तो ये कलेक्टर है। तो आपका राइट आंसर क्या होता है? कलेक्टर क्या है? कॉमन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ओके, ये क्या था? ये जो था ना बाबू, ये ट्रांजिस्टर था। क्या था? ट्रांजिस्टर था और एक तरह का एम्पलीफायर सर्किट बना हुआ है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 62 देखो क्या बोल रहा है? 220 आरएमएस वोल्टेज को पीक वोल्टेज में चेंज करें। अभी बताए थे कि वीएम बराबर क्या फॉर्मूला होता है? मैक्सिमम वोल्टेज बराबर √2 इंटू वी आर एम एस। तो देखो वी आर एम एस दिया, √2 में इसको चेंज कर दो, √2 इंटू 220। जब इसको आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 300 311.17 वोल्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया बाबू? बी। ओके, चलो नेक्स्ट 63 देखते हैं। 63 क्या बोल रहा है? देखो 63 बोल रहा है कि हाउ द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ सीआरओ कैन बी इंक्रीज। बोल रहा है सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके कैसे हम लोग बढ़ाएंगे? तो हम क्या करेंगे? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बाय एडिंग द रेजिस्टेंस टू सीआरओ प्रोब। बोल रहा है सीआरओ प्रोब में प्रतिरोध को जोड़कर। अब क्या होता है? जो सीआरओ का प्रोब होता है घुमाने वाला, उसमें क्या करेंगे हम लोग? रेजिस्टेंस को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? प्रतिबाधा को रोकेगा, बढ़ाएगा। ओके, इंक्रीज करेगा। चलो 64, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है? तो इसमें देखेंगे प्रश्नों की संख्या टोटल 69 है। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? तो हम लोग पहुँच गए हैं 63। चलो और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो। अब मैक्सिमम प्रश्न आपका यहीं से आएगा सीबीटी में, क्योंकि भारत स्किल्स का ही प्रश्न पूछा जा रहा है। ओके, चलो 64 में देखो क्या बोल रहा है कि 0.2 माइक्रो सेकेंड के टाइम बेस्ड सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए सीआरओ स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या हो? देखो 0.2 माइक्रो, माइक्रो मीन्स क्या? 10 की पावर माइनस का 6 सेकेंड। ओके, इतना सेकेंड में पूछ रहा है कि आवृत्ति क्या होगा। तो फ्रिक्वेंसी हम लोग जानते हैं बराबर क्या होता है? 1/T होता है ना। तो ए बराबर लगा दो फॉर्मूला, 1/का 0.2 इंटू 10⁻⁶ ऊपर गया तो 6 और एक जीरो तो एक जीरो आ रहा होगा। तो कितना हो गया? 7 जीरो, बाकी 2 बचा, 2 से डिवाइड कर दो एक को तो 5। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे जब इसका सॉल्यूशन आप कर लेंगे तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? फाइनली इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। टी बराबर क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, तो आपका ये आ जाएगा 1000 किलो हर्ट्ज। समझ गए? ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 65। ओके, 65 पे चलते हैं हम लोग। चलो मैं इसको कर ही देता हूँ, नहीं होगा तो। देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1/T होता है ना। फिर देखो इसका सोल्यूशन मैं कर ही देता हूँ, तो आप लोग करोगे नहीं बाद में।
मेहनत करना सीखो। चलो देखो यहाँ पे ए बराबर क्या होता है बाबू, 1/t होता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो कितना बोला है 5 डिजिट और इतना माइक्रो सेकेंड। तो पहले आप टाइम, टोटल टाइम निकाल लो कितना, 0.2 इंटू 5 डिजिट दिया है। तो ये हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, 5 दूनी 10, तो काटेंगे तो 1 माइक्रो सेकेंड होगी। तो 1 माइक्रो सेकेंड को यहाँ पे चेंज कर दो, 1 इंटू 10 पावर 6, तो ऊपर गया 10 पावर 6 हो गया। तो 10 पावर 6 को कैसे 1000 इंटू किलो, किलो का मतलब क्या 1000 हर्ट्ज है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 1000 किलो हर्ट्ज। ओके। चलो 65 में देखो कि रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाए। अगर इनपुट से नहीं हटाते हैं तो क्या खराबी आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपको गुनगुनाती आवाज आएगा, मतलब हमिंग साउंड आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नहीं हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुनगुनाती आवाज आपको आएगी। ओके। फिर क्या बोला है कि हाउ डैज द डिप्रेशन रीजन बिहेव, बोल रहा है कि व्यक्तिकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है, व्यक्तिकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है। बोल रहा है डिप्लीशन रीजन, जैसे मान ले कि हम लोग इसका लेते हैं ट्रांजिस्टर का ही, तो ये होता है। तो देखो डिप्लीशन रीजन बनता है तो ये बनते जाता है, तो एक तरह का क्या हो जाता है, ये इंसुलेटर जैसा काम करता है। कैसा इंसुलेटर, कुछ आला के जैसा, करंट नहीं प्रभावित होने देता है डिप्लीशन का मतलब। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, एज ए इंसुलेटर जैसा है, क्या करेगा, बिहेव करेगा। ओके। चलो अब हम चलते हैं 67 पे। 67 देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि 66 के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर 100 बीटा के साथ सी एम्पलीफायर की शक्ति क्या हो। सी मतलब क्या, कॉमन इमीटर, क्या हो जाएगा कॉमन इमीटर। ओके, कॉमन इमीटर का लाभ क्या हो। इसका लाभ पूछा है नॉर्मल, तो क्या होगा, इसका लाभ क्या होगा। ओके, कुछ नहीं करना है इसमें, वोल्टेज और इसको खाली मल्टीप्लिकेशन कर दो। कितना दिया है 66 और इंटू कितना है 100 बीटा, 100 बीटा, तो कितना हो जाएगा 6600। तो आपका आंसर क्या हो गया इतना, यही हो गया आपका लाभ। ओके। चलो 67 पे, चलो 68 पे। 68 में क्या बोल रहा है, क्या प्रभाव प्रभाव है अगर एससीआर को चलाने में लैच किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटा दिया जाता है। लैच किया जाता है और डीसी में करंट हटा दिया जाता है, समझ गए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो क्या होगा, गेट लॉस कंट्रोल ओवर कंडक्शन हो जाएगा, गेट चालक पर नियंत्रण खो देंगे। जब भी ऐसा करेंगे एससीआर चलाने में कि डीसी करंट को हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गेट लॉसेस कंट्रोल ओवर द कंडक्शन, मतलब गेट चालन पर नियंत्रण आप खोल देंगे। मतलब जो गेट क्या होता है, गेट से हम लोग ट्रिगरिंग करते हैं, तो ट्रिगरिंग आप जितना पल्स देना चाहिए वो आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ओके। चलो अब 69 पे चलते हैं। 69 प्रश्न क्या बोल रहा है कि जेफिट में बीच ऑफ वोल्टेज का क्या लाभ है, बीच ऑफ वोल्टेज का क्या लाभ है। ये प्रश्न लास्ट प्रश्न है आपका, क्या लाभ है। तो ये लाभ आपका है कि ड्रेन करेंट बिकम द जीरो। यही लाभ है आपका किसका, जेफिट का बीच ऑफ वोल्टेज का, कि ड्रेन करंट क्या हो जाएगा बाबू, शून्य हो जाएगा। इस पीडीएफ को आप मेहनत करो और इसको बार बार आप रिवीजन करो, क्योंकि जो आईटीआई का एग्जाम होने वाला, आईटीआई सेकेंड ईयर का एग्जाम जो सीबीटी होगा, जो ये 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है आपका, कब से स्टार्ट हो रहा है, 20/12/2021 से। इसमें बहुत आपको हेल्पफुल होगा। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा, इलेक्ट्रॉनिक्स एक क्या था, मॉडल 1 था, ये सेमेस्टर 4 था बाबू, और मॉडल मॉडल 1 था, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर था। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर। आपको ये वीडियो मिलेगा आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम का आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ जाएं और वहाँ से आप उसमें जुड़कर आप पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें। ओके। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।